गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय फलौदी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन इससे पहले भी 2 वीडियो डाल चुके हैं जिसमें अपन ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, तो अभी कंटिन्यू उसी में करते हुए आपके यूनिट में हम प्लेटो को ही पढ़ते हुए कंटिन्यू चलते हुए प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत पढ़ते हैं कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत क्या है। तो रिपब्लिक जो प्लेटो की किताब थी उसमें प्लेटो ने अपने शिक्षा के सिद्धांत का उल्लेख किया है और इसमें शिक्षा का वास्तव में बहुत विस्तार से उन्होंने विवेचन किया है पूरा, और शासकों को की शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है कि प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में शिक्षा का विस्तार से वर्णन किया है। रूसो ने तो रिपब्लिक को शिक्षा की सर्वोत्कृष्ट कृति तक कहा है। ध्यान रखिएगा कि रूसो है वो कहते हैं कि ये जो रिपब्लिक जो किताब है वो वास्तव में शिक्षा पर ही लिखी गई किताब है, यानी शिक्षा की सर्वोत्कृष्ट कृति है, रूसो ये बात कहते हैं। तो रूसो ने सर्वोत्कृष्ट कृति कहा है क्योंकि प्लेटो ने अपनी किताब में बहुत ज़्यादा शिक्षा पर बहुत ज़्यादा भार दिया है, बहुत ज़्यादा इतना विस्तृत वर्णन किया है कि इसको कहना पड़ा है। ये मतलब रूसो वो क्या कहते हैं कि रूसो ने इसके बारे में कहा गया है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं वरना शिक्षा पर लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी है। यानी रूसो तो प्लेटो की रिपब्लिक को शिक्षा की किताब तक सीमित रखते हैं। वो कहते हैं शिक्षा पर लिखी गई इतनी उत्कृष्ट रचना है कि आज से पहले किसी ने इसके बारे में इतना किसी डिटेल से नहीं लिखा भी कि यदि रिपब्लिक को हम का मुख्य उद्देश्य न्याय की खोज करना है। रिपब्लिक का अगर मेन टारगेट अपन माने, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, न्याय की खोज करना है, तो शिक्षा उसकी पद्धति का मुख्य स्रोत और माध्यम है। यानी शिक्षा को उसकी पद्धति का मुख्य स्रोत और माध्यम माना गया है कि वो न्याय है, उस तक प्राप्ति के लिए या उस न्याय को प्राप्त करने के लिए हमें उसकी शिक्षा जो प्राप्त जो है उसके न्याय को खोज करने के लिए हमें शिक्षा के माध्यम से हम खोज कर सकते हैं। तो प्लेटो ने राजनेताओं के मार्ग से बाधाओं को हटाने के लिए साम्यवाद को चाहे कितना ही महत्व क्यों न दिया हो, लेकिन उसका मुख्य जोर साम्यवाद पर नहीं बल्कि शिक्षा पर है। शेबाइन की टिप्पणी है जो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि प्लेटो ने राजनेताओं के, हालांकि हम साम्यवाद क्या है इसके बारे में हम अगले जो आगे का जो अपना चैप्टर होगा, आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि साम्यवाद को चाहे कितना ही महत्व दिया हो लेकिन उसका मुख्य जो जोर है वो साम्यवाद पर न होकर के शिक्षा पर दिया गया। ये शेबाइन टिप्पणी करते हैं। इससे पता चलता है कि प्लेटो ने रिपब्लिक में वास्तव में शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, जिससे हमें पता चलता है क्योंकि प्लेटो है वो शिक्षा को बेसिकली एक सामाजिक प्रक्रिया मानता है जिसके द्वारा क्या है कि समाज के जो घटक है वो एक सामाजिक चेतना से प्रेरित होकर के समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखते हैं और एक अच्छे जीवन में आने वाली बाधाओं को किस तरह से दूर किया जा सकता है इसको लेकर के प्लेटो है वो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए प्लेटो है वो शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। तो इसलिए उन्होंने पूरा एकदम ध्यान भी दिया है। और प्लेटो ने जो शिक्षा को इतना ज़्यादा महत्व दिया उसका एक स्वाभाविक परिणाम यह निकलता है कि प्लेटो ये चाहते हैं कि शिक्षा को व्यक्तिगत मांग या पूर्ति की व्यापारिक सिद्धांत के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता है। शेबाइन कहते हैं ये बात कि इनकी मतलब जो प्लेटो ने जितना शिक्षा का महत्व दिया उससे ये तय होता है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसको ये न तो व्यक्तिगत मांग पूर्ति के सिद्धांत पर नहीं छोड़ा जा सकता बल्कि प्लेटो की दृष्टि में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण काम है शिक्षा देना। इसलिए प्लेटो की जो योजना है वो एक राज्य नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा को लेकर के योजना है। क्या है ये योजना की पर प्लेटो बात करता है, इन सब की अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है, यानी प्लेटो के अनुसार शिक्षा का क्या महत्व है। तो पहला, शिक्षा सिद्धांत न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है कि न्याय सिद्धांत तभी अमल में आ पाएगा जब शिक्षा होगा। जो शिक्षित व्यक्ति ही सही न्याय कर सकता है, ये फाइनली तर्क है और इसको काटा भी नहीं जा सकता क्योंकि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति खुद को जानता है, न्याय अन्याय और खुद की आत्मा से प्रश्न करने की स्थिति में आता है। तो उस सिचुएशंस में ये जो सिद्धांत है उसका तार्किक परिणाम जो है वो शिक्षा का सिद्धांत है। दूसरा, नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था। प्लेटो है वो नागरिकों के गुणों की बात करता है, नागरिकों को सद्गुण बनाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की बात करता है कि शिक्षा व्यवस्था इसलिए ज़रूरी है ताकि नागरिक है वो सद्गुणी बन सके, आपसी प्रेम भाईचारा इन सारी चीज़ों को समझ सके, न्याय का महत्व समझ सके, समाज के साथ सामाजिकता की भावनाएं डेवलप कर सके। इन सारी चीज़ों के लिए प्लेटो शिक्षा की आवश्यकता मानते हैं। तीसरा, शिक्षा के द्वारा आत्मचक्षु को प्रकाशोन्मुख करना। महत्वपूर्ण चीज़ कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति है वो अपने आप को
किस तरह से अपने अंदर के भीतर के उजाले की, जैसे हम बात करते हैं आत्मा के उजाले की बात, वो आत्मा का उजाला है वो शिक्षा के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। बगैर शिक्षा के व्यक्ति खुद से बाहर नहीं निकल सकता, उसका दायरा वो बहुत सीमित होता है। तो उस दायरे को बढ़ाने के लिए, खुद के साथ संवाद करने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो आत्म जो चक्षु है, यानी यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, सामाजिकता को क्यों बढ़ाया जाना चाहिए, लोगों के साथ सहयोग क्यों होता है, क्यों, इन सारी चीज़ों पर खुद के साथ बात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आत्म साक्षात्कार, उसको करने के लिए ये शिक्षा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा है शिक्षा का सामाजिक पहलू। शिक्षा का सामाजिक पहलू क्या मानते हैं प्लेटो? ये मानते हैं कि शिक्षा है वो समन्वय बैठाती है, मतलब समाज के साथ व्यक्ति का समन्वय बैठाती है, उसकी आज्ञाकारिता, आत्म संयम जैसे गुणों का विकास करती है और छल, प्रपंच और पाखंड से बचाकर सामाजिकरण करती है। यानी एटलीस्ट अगर अपन इन शॉर्ट अगर में देखें तो शिक्षा का सामाजिक पहलू है कि व्यक्ति का सामाजिकरण करती है। और सामाजिकरण क्या होता है कि उसका अपने परिवार के लोगों के साथ व्यवहार, बड़ों का इज्जत, छोटों के साथ स्नेह और प्यार, और समाज के अन्य जो वर्ग है उन वर्गों के साथ आपसी घुल मिलता, आपस में सहयोग की भावना बढ़ाना, समन्वय बढ़ाना, संघर्ष को दूर करना, ये सारे हम सामाजिकरण में पढ़ते हैं। कि एक बच्चे का जो जब सामाजिकीकरण होता है तो वो सामाजिकीकरण देखिएगा, पहले जैसे परिवार में बच्चा पैदा होता है, परिवार के वो गुणों को सीखता है। फिर उसका दूसरा जो सबसे बड़ा सामाजिकीकरण का माध्यम है वो विद्यालय है। आज भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि सामाजिकीकरण, प्लेटो ने उसी वक्त कह दिया था कि शिक्षा से बड़ा सामाजिकीकरण का कोई साधन नहीं है। पांचवा है शिक्षा का राजनीतिक पहलू। अब शिक्षा का राजनीतिक पहलू, प्लेटो ये मानते हैं कि दार्शनिक राजा का निर्माण, क्योंकि प्लेटो दार्शनिक राजा के लिए लंबी चौड़ी शिक्षा, 50 वर्षों की शिक्षा की व्यवस्था करता है कि 50 वर्षों तक व्यक्ति शिक्षा लेकर के और आखिर में दार्शनिक राजा बनेगा। तो ये जो लंबी चौड़ी है उसमें शिक्षा का एक पहलू ये भी है कि दार्शनिक राजा है वो कोई एक दिन में नहीं बन सकता, यानी उस एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता जिसके पास पर्याप्त शिक्षा नहीं हो। तो उसके लिए लंबी चौड़ी जो एक दार्शनिक राजा के निर्माण के लिए जो प्लेटो जो जिस शिक्षा व्यवस्था की बात करता है उसका हम डिटेल से आगे अध्ययन करेंगे अभी कि किस तरह से प्लेटो शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। और शिक्षा का दार्शनिक महत्व ये है कि सत्य की खोज करना, चूँकि न्याय, जिस न्याय का उद्देश्य रिपब्लिक में लिया गया है उस न्याय का माध्यम हर एक व्यक्ति जानता है कि न्याय और सत्य दोनों एक दूसरे से एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक के बगैर दोनों दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। ये मान सकते हैं आप, एक रथ के दो पहिए हैं, इनके एक के बगैर दो गाड़ी नहीं चल सकती। तो शिक्षा का जो दार्शनिक महत्व है वो सत्य की खोज करना, उस सच की खोज करना जिस सच की तलाश में व्यक्ति धरती पर आया है, या जिस तरह की माइथोलॉजियाँ अपने धर्म ग्रंथों में इनमें पाई जाती है कि जिस परलोक का जीवन सुधार करने के लिए इस इहलोक के माध्यम से हम परलोक तक पहुंचने का जो रास्ता साकार करते हैं, तो उस जो सत्य की खोज करनी है कि कैसे व्यक्ति मतलब अपने आप को समाज के प्रति सर्वश्रेष्ठ किस तरह से व्यक्त कर सके, तो उस सत्य की खोज करना या इससे संबंधित अन्य सारी चीज़ों का खोज करना भी शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। बगैर शिक्षा के किसी भी तरीके से ये सारी चीज़ें संभव नहीं है कि व्यक्ति इनके बारे में बात कर सके या इनके बारे में चर्चा कर सके। तो ये जो शिक्षा का दार्शनिक महत्व भी है सत्य की खोज करना। इसी के साथ अपन जैसे ये एक अपना ये है कि शिक्षा के महत्व के बारे में अपना पर्याप्त विचार विमर्श हो चुका है कि किस तरह से शिक्षा का क्या महत्व है। तो इन 6 बिंदुओं के माध्यम से हम जान चुके हैं कि प्लेटो है वो अपनी किस तरह से अपनी शिक्षा का जो महत्व है वो सिद्ध करता है। अभी इस शिक्षा के महत्व के साथ साथ अपन देखते हैं कि जो तत्कालीन यूनान जो था उसमें जो प्रचलित शिक्षा पद्धतियाँ थी वो क्या क्या थी। से पहले आज 2 तरीके की यूनानी की जो शिक्षा पद्धतियाँ थी जिनका अध्ययन प्लेटो ने किया था, ये अपन पहले भी देख चुके हैं कि प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत पढ़ा था उसमें भी अपन ने देखा कि प्लेटो ने तत्कालीन प्रचलित जो न्याय सिद्धांत है उसका अध्ययन किया और उसके बाद उसने अपना खुद का न्याय सिद्धांत दिया। तो ठीक उसी तरह से प्लेटो तत्कालीन शिक्षा पद्धतियों की भी अध्ययन करता है। तो उस समय यूनान में 2 प्रमुख शिक्षा व्यवस्था जो पद्धतियाँ वो प्रचलित थी, एक थी एथेंस में प्रचलित शिक्षा पद्धति और दूसरी स्पार्टा में प्रचलित शिक्षा पद्धति। अब एथेंस वाली जो शिक्षा पद्धति थी, दोनों पद्धतियों के जैसे अगर अपन बात करें तो दोनों ही शिक्षा प्रणालियों के अपने अपने गुण दोष थे। एथेंस की शिक्षा की कोई सार्वजनिक व्यवस्था नहीं थी, यानी व्यक्तिगत मसला था, शिक्षा है वो व्यक्तिगत मसला था, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। सार्वजनिक व्यवस्था की कहीं पर इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि शिक्षा है उसका सार्वजनिक था। तो एथेंस की पहले अपन चर्चा करते हैं कि शिक्षा है वो पहली बात तो व्यक्तिगत थी, राजकीय व्यवस्था नहीं थी, और शिक्षा एक व्यक्तिगत व्यवसाय था जिसका कर्तव्य, जिसका राज्य का कोई कर्तव्य नहीं था और ये परिवार के लिए उत्तरदायी माना जाता था। दूसरा, राज्य की ओर से शिक्षा संस्थाओं को कोई सहायता नहीं मिलती थी। रोमन साम्राज्य के उस समय तक यूरोप के राज्यों की ओर से कोई शिक्षण संस्था नहीं बने थे। तो इस तरह दूसरा,
कि कोई वैसे राज्य को शिक्षा से बेसिकली एथेंस में कोई लेना देना नहीं था। अगर कोई चाहे तो, अगर वो चाहे तो पढ़ा सकता था, अदरवाइज नहीं पढ़ा सकता था। और दूसरा त्रिस्तरीय शिक्षा थी, जैसे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तरीय शिक्षा है। वैसे मतलब जो पाठ्य लड़कियों के विषय में भी रोमन में या एथेंस में कोई विशेष कहीं प्रचलन नहीं था। शिक्षा के जो 3 स्तर थे उनमें जो मुख्य विषय थे वो पढ़ना, लिखना और प्राचीन कवियों साहित्यों का अध्ययन, व्यायाम, खेल कूद, संगीत आदि थे। साहित्य के माध्यम से धर्म और आचार शास्त्र की शिक्षा का भी अध्ययन करवाया जाता था। जो स्टेज थे, साहित्य का जो अध्ययन था उसके माध्यम से धर्म और आचार शास्त्र का भी अध्ययन करवाया जाता था। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक की और माध्यमिक 14 से 18 वर्ष की अवस्था तक चलती थी। पर जो प्राथमिक शिक्षा थी उसके आगे अध्ययन रखने वाले शिक्षार्थियों को सोफिस्टों या आइसोक्रेट के विद्यालयों में फीस के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। और शिक्षा प्रणाली है वो अत्यंत खर्चीली थी, इसलिए धनी लोग ही शिक्षा ले पाते थे, बाकी इससे नहीं थी। तो जो सोफिस्ट थे वो अलंकार शास्त्र, भाषण कला, राजनीति, व्याकरण आदि विषयों का अध्यापन करवाते। और शिक्षा की तीसरी व्यवस्था थी वो 18 से 20 साल। जो उच्च शिक्षा की जिसकी बात करते हैं वो 2 वर्ष की थी। इसमें सिर्फ सैनिक शिक्षा दी जाती थी ताकि नागरिक वो अपने उत्तरदायित्व निभाने की क्षमता प्राप्त कर सकते। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि एथेंस की जो 3 मुख्य बातें हैं कि 3 स्तर। पहली चीज़ तो ये हो गई कि शिक्षा है वो व्यक्तिगत मसला, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति खुद है वो एथेंस में अपनी शिक्षा खुद करेगा, उसका ही मसला है, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो अगर घर वाले चाहेंगे तो वो पढ़ सकेगा, वरना नहीं। दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण कि त्रिस्तरीय व्यवस्था थी शिक्षा की, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा 6 से 14, माध्यमिक 14 से 18 और उच्च है वो 18 से 20, 3 तरीके की। और यह व्यवस्था है वो खर्चीली थी, इसलिए धनी लोग इनके बारे में सिर्फ पढ़ सकते थे, बाकी लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। अब दूसरा स्पार्टा, ये तो हो गई एथेंस की शिक्षा पद्धति। अब स्पार्टा में कौन सी शिक्षा पद्धति थी? स्पार्टा में राज्य प्रदत्त शिक्षा थी, राज्य अधीन थी। स्पार्टा की जो शिक्षा थी वो राज्य अधीन थी। सभ्यता और विकास की दृष्टि से एथेंस की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ स्पार्टा प्लेटो के युग में अविकसित स्थिति में था, क्योंकि एथेंस से वो नॉलेज के क्षेत्र में और सभ्यता के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गया था। इसलिए जो स्पार्टा है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था इनकी। अगर हम एथेंस से इसकी तुलना करें तो वहाँ जो राजनीति थी उसमें युद्ध की मुख्य भूमिका थी, और मतलब युद्ध वो जो महत्वपूर्ण था, इसलिए मुख्य सैनिक शिक्षा पर बल दिया गया, क्योंकि युद्ध उनके लिए था और परिवार का शिक्षा से कोई वास्ता नहीं था। महत्वपूर्ण चीज़ है कि राज्य प्रदत्त शिक्षा होने के साथ साथ परिवार की कोई भूमिका नहीं थी, और मुख्य जो बल था वो सैनिक शिक्षा पर दिया गया था। 7 वर्ष की उम्र में जो बालक थे वो राज्य को सौंप दिए जाते थे, और राज्य उनकी प्रतिभा, योग्यता और अभिरुचि के अनुसार उन्हें शिक्षा देता है। किंतु शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो सैनिक शिक्षा था, जिसका एकमात्र उद्देश्य था लड़ाकू रक्षक पैदा करना। यानी कला और बौद्धिक विकास की व्यवस्थाओं के लिए इस जो स्पार्टा था उसमें कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, और इनका एकमात्र उद्देश्य था कि किस तरह से हम लड़ाके पैदा करें ताकि अधिक से अधिक युद्ध करने में हम सक्षम हो सकें। इन्होंने बड़ी बड़ी व्यायामशालाएं, रहने सोने के लिए बड़े बड़े सामान्य कक्ष, युद्ध क्षेत्र, ये स्पार्टा की प्रमुख शिक्षण संस्थाएं थी। स्पार्टा में प्रारंभ से लेकर के उच्च तक समस्त जो था वो राज्य नियंत्रित शिक्षा थी। प्रत्येक व्यक्ति को सैनिक शिक्षा दी जाती थी, जिससे उसमें स्पार्टन सैनिक परंपरा की रक्षा कर सके और वह जिस पर वह जीवित था। यानी स्पार्टन जो सैनिक परंपरा थी वो बहुत ही मजबूत थी, और उसी के मजबूती और उन्हीं के मानसिक रूप से उनको सुदृढ़ बनाया जाता था कि आपको स्पार्टन जो सैनिक पद्धति है उसी के बेसिस पर काम करना था। तो स्त्रियों के लिए भी अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी, महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि अपन ने एथेंस में देखा था कि वहाँ पर स्त्री शिक्षा का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर स्त्री शिक्षा के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है स्पार्टा में। तो स्पार्टा है वो इस मामले में ज़्यादा एडवांस निकला है, क्योंकि वैसे सभ्यता के मामले में हो सकता है तात्कालीन हिसाब से पिछड़ा हुआ हो, लेकिन जो शिक्षा के मामले महिलाओं को जो शिक्षा देकर के स्पार्टा है वो अपने आप को बहुत आगे ले आया था। और 20 वर्ष की अवस्था के बाद में विवाह करने की स्वतंत्रता नहीं थी, और उनको राज्य के पुरुष गृहों में वगैरह रहना पड़ता था। तो ये कुल मिलाकर के अपन निचोड़ तात्कालीन व्यवस्था की बात करें तो 2 प्रकार की पद्धतियाँ थी। स्पार्टा एथेंस की जो शिक्षा पद्धति उसकी विशेषता स्पार्टा के ठीक विपरीत है। एथेंस में व्यक्तिगत मसला था, यहाँ राज्य प्रदत्त मसला था। वहाँ पर जो शिक्षा है उसका मुख्य फोकस किसी पर नहीं था। जो उसके सोफिस्ट थे वो लोग शिक्षा देते थे अलंकार शास्त्र अध्ययन, मतलब इनके अलंकार शास्त्र या साहित्य, व्यायाम, खेल कूद, संगीत, इनकी शिक्षा। स्पार्टा में जो शिक्षा का एकमात्र केंद्र था वो था कि सैनिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। तो इस प्रकार जो विशेषताएं हैं वो तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो स्पार्टा में प्रचलित थी। अब प्लेटो ने दोनों का अध्ययन किया और उसने अपनी खुद की जो शिक्षा पद्धति थी उनमें दोनों का मिश्रण किया,
और एक नई शिक्षा व्यवस्था थी वो सामने लाए। प्लेटोन की अपन बात करते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना क्या थी। तो बेसिकली एक संक्षिप्त में एक पढ़ लेते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना थी क्या। कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था पर एथेंस और स्पार्टा दोनों का प्रभाव पड़ा। प्लेटो ने एथेंस की बौद्धिक शिक्षा के साथ स्पार्टा का सीमित शारीरिक शिक्षण जोड़ा। महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान दीजिएगा कि प्लेटो ने एथेंस की जो बौद्धिक शिक्षा थी उसके साथ में स्पार्टा का सीमित शारीरिक शिक्षण यानी एक्सरसाइज, मानसिक और शारीरिक दोनों विकास व्यक्ति पर ध्यान दिया। इस तरह से शिक्षा को व्यक्तिगत और राष्ट्र दोनों के विकास का माध्यम माना। यानी शिक्षा के माध्यम से देश उन्नति करेगा और शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व भी उन्नति करेगा। प्लेटो ने एथेंस से शिक्षा का व्यक्तिगत रूप लिया जिसके अनुसार व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास वांछनीय माना गया। और स्पार्टा से उसका सामाजिक रूप लिया जिसके अनुसार शिक्षा के राज्य के नियंत्रण और निर्देश में होनी चाहिए जिससे अच्छे नागरिक उत्पन्न कर सके। तो ये दो चीज़ें हैं। देखो प्लेटो से ने कहाँ से, जो स्पार्टा था, स्पार्टा से तो सामाजिक रूप लिया और एथेंस से उन्होंने व्यक्तिगत रूप लिया। दोनों का उद्देश्य क्या था, व्यक्तित्व और राष्ट्र दोनों का संयुक्त विकास करना। अब इनकी प्रमुख विशेषताएं और डिटेल से जो पढ़ने के लिए हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि प्लेटो ने किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था दी, उसकी शिक्षा की एक एक चीज़ को किस तरह से उसने दो भागों में बांटा, किन किन लोगों के लिए शिक्षा जरूरी थी, क्या था, इन सब समस्त चीज़ों के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिएगा, अपने साथी ग्रुप्स जो बने हैं उनमें शेयर कीजिएगा और कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है उस पर अधिक से अधिक अपने साथियों को उसके बारे में अवगत कराइए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।